अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पिछले टॉपिक में हमने मलेरिया के बारे में पढ़ा था। मलेरिया को हमने एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पे सॉल्व किया था बाय अप्लाइंग डिफरेंट स्टेप्स। ठीक है, वो जो डिफरेंट स्टेप्स थे, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, उसके अलावा डिडक्शंस। ठीक है, ये सारे स्टेप्स हमने अप्लाई करके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मलेरिया को सॉल्व किया था और एंड पे हमने नतीजा क्या निकाला था कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है। प्लाज्मोडियम क्या है? मस्किटोस के पैरासाइट्स। ठीक है, ये हमारा जो है ये पिछला लेक्चर था। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल के बारे में है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद थ्योरीज किस तरह से बनती हैं। डिफरेंट जो थ्योरीज आप पढ़ती हैं, बायो में पढ़ती हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पढ़ती हैं। ठीक है, वो किस तरह से बनती हैं और लॉ या प्रिंसिपल किस तरह से बनता है। ठीक है ना, लॉ हम कानून को कहते हैं। ठीक है, आज हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। स्टूडेंट्स, थ्योरी जो है किस तरह से बनती है कि अगर जो हाइपोथेसिस है, अब हाइपोथेसिस किसे कहते हैं ये आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुकी हैं। हाइपोथेसिस जो है ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो हमारे पास हम स्टेटमेंट बनाते हैं टेम्परेरी, उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, अब वो हाइपोथेसिस जो है वो टेम्परेरी भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। ठीक है, अगर तो हाइपोथेसिस पे हमने बार बार तजर्बात किए हैं और उसके बाद भी वो कायम रहा है, हाइपोथेसिस वो गलत नहीं हुआ है, तो हम कहेंगे कि वो जो हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि हमने बार बार एक्सपेरिमेंटेशन करके वो एक्सपेरिमेंटेशन पे पूरा उतर रही है, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये हाइपोथेसिस क्या है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, यानी कि ऐसी हाइपोथेसिस जो वक्त के इम्तिहान में कायम रहे। ठीक है, अक्सर जो है हम उसे टेस्ट करें और कभी भी वो रद्द ना हो, मुस्तरद ना हो, तो हम उसे कहते हैं वो हाइपोथेसिस क्या कहलाती है, वो थ्योरी कहलाती है। ठीक है, थ्योरी जो है, अब एक हाइपोथेसिस जो है वो जो बार बार एक्सपेरिमेंटेशन पे पूरा उतर रही है, हम उस हाइपोथेसिस से कह सकते हैं कि वो नए हाइपोथेसिस भी प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि वो हाइपोथेसिस बिल्कुल सही है। सही है तो ही वो एक्सपेरिमेंट पे पूरा उतर रही है। ठीक है, अब थ्योरी की एग्जांपल क्या होगी? थ्योरी जो है बायो में हम पढ़े अगर थ्योरी को, तो इवोल्यूशन थ्योरी है, और भी बहुत सी थ्योरीज हैं। ठीक है, इवोल्यूशन थ्योरी जो है ये बायो में इसकी एग्जांपल है थ्योरी की। ठीक है, इस तरह केमिस्ट्री में भी बहुत सी थ्योरीज होती हैं। इवोल्यूशन थ्योरी जो है ये किससे मुतालिक है? इवोल्यूशन के मुतालिक है। ठीक है, अब इवोल्यूशन हम किसे कहते हैं? इवोल्यूशन जो है हम इर्तिका को कहते हैं। ठीक है ना, इर्तिका किसे, यानी कि जिस तरह से कहा जाता है कि जो इंसान है, ह्यूमन बींग्स जो है किस तरह से बने हैं, मंकी की इवोल्यूशन से बने, यानी जब मंकी की इवोल्व हुआ है तो उससे ह्यूमन बींग्स बने। ठीक है ना, तो इसी तरह इवोल्यूशन थ्योरी क्या कहती है? इवोल्यूशन थ्योरी कहती है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो टाइम के साथ चेंज होता है। ठीक है, उसमें जो है हेरिटेबल चेंज आता है, विरासती चेंज आता है। ठीक है ना, अब वो जो विरासती चेंज है वो फिजिकल भी हो सकता है या बिहेवियरल भी हो सकता है। ठीक है ना, अब वो कह रहे हैं ये जो टाइम के साथ चेंज आता है, अब ये जो टाइम यहाँ पे कहा गया है वो टाइम जो है वो हज़ारों साल दरकार होते हैं उस टाइम के लिए। ठीक है, यानी ये जो बताया जाता है कि ह्यूमन बींग्स या मंकी से बने हैं, तो ये कोई 1 या 2 साल में नहीं बने हैं, बल्कि इसके लिए हज़ारों साल जो है उसका टाइम दरकार था। ठीक है ना, तो इस इवोल्यूशन थ्योरी इवोल्यूशन के बारे में बताती है। ठीक है, कि इवोल्यूशन जो है एक ऑर्गेनिज्म जब इवॉल्व होता है, ठीक है ना, तो उसके बारे में ये बताती है। स्टूडेंट्स, अगर जो थ्योरी जो है, अगर हम उस पर जो साइंटिस्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहें वक्त के इम्तिहान के साथ साथ, यानी अक्सर जो है उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाए और फिर भी वो जो है वो रद्द ना की जाए, वक्त के इम्तिहान में वो कायम रहे, तो हम उस थ्योरी को कहते हैं, वो क्या बन जाता है, वो लॉ बन जाता है। ठीक है ना, कि अगर एक जो थ्योरी है, अब उस थ्योरी को जिस बायोलॉजिस्ट ने जो प्रपोज किया है, उस बायोलॉजिस्ट के अलावा कोई भी दूसरा जो है उसे चैलेंज के तौर पे ले सकता है कि हम इस थ्योरी को डिसप्रूव कर देंगे। ठीक है ना, यानी इस थ्योरी को हम क्या कर देंगे, झुठला देंगे। तो अपनी पूरी एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है ना, कि ये थ्योरी सही साबित ना हो। अगर अब उनकी एफर्ट लगाने के बाद भी वो थ्योरी सरवाइव करे, यानी वो झुठलाई ना जा सके, तो वो थ्योरी जो है वो क्या बन जाती है, लॉ बन जाती है, या हम उसे कहते हैं वो प्रिंसिपल बन जाती है, कानून बन जाती है। और जब वो कानून बन जाती है तो फिर हम उसे झुठला नहीं सकते, फिर वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाता है। ठीक है ना, उसको फिर झुठलाए जाने का इम्कान जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है,
साइंटिफिक लॉ जो होता है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट होता है, ठीक है ना, यानी कभी ना बदलने वाली हकीकत होती है, सच्चाई होती है नेचर की, हम उसे झुठला नहीं सकते, क्योंकि जितने भी स्टेप्स थे उसको झुठलाने के, उसको पूरा उतरने के बाद ही वो प्रिंसिपल या लॉ बनता है, ठीक है। जिस तरह के हम एग्जांपल इसके लें तो हार्डी वेनबर्ग लॉ जो है ये एक लॉ है बायोलॉजी में, ठीक है ना। अब ये लॉ क्या कहता है, ये हार्डी वेनबर्ग लॉ कहता है कि जो अलील और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज होती है, अब ये अलील क्या है, अलील जो है ये जीन्स जो होते हैं डीएनए के ऊपर, ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, इसे हम अलील्स कहते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं वो अलील्स और जो जीनोटाइप है यानी कि जीन्स का जो कम्बिनेशन है किसी भी पॉपुलेशन में, उनकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो कांस्टेंट रहती हैं जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है ना, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में वो जो फ्रिक्वेंसीज हैं अलील्स और जीनोटाइप्स में वो बदलती नहीं है किसी भी पॉपुलेशन की, ठीक है ना, वो कांस्टेंट ही रहती हैं तब तक जब तक कि इवोल्यूशन ना हो, क्योंकि आपको पता है इवोल्यूशन होती ही तब है जब कोई हेरिटेबल चेंज आ जाए, फिर हम कैसे कहते हैं क्योंकि आगे वो इवोल्यूशन होगी। तो हार्डी वेनबर्ग लॉ बायोलॉजी का लॉ है, ये क्या कहता है कि अलील्स और जीनोटाइप की फ्रिक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन में कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन, तब तक जब तक उसमें कोई इवोल्यूशनरी चेंज ना आए। और दूसरे जो लॉज कॉमन लॉज हैं आप बायोलॉजी में आपने पढ़े हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स के इनहेरिटेंस के कानून जो हैं, ठीक है ना, ये किसके बारे में कानून, दो इसके कानून है, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ये नेक्स्ट 10th क्लास में भी आप डिटेल में पढ़ेंगी। तो ये जो दो लॉज हैं ये बायोलॉजी के लॉज हैं, ठीक है ना, और ये कब बने हैं, जब थ्योरी जो है एक हम उसे कहते हैं कि सपोर्टेड थ्योरी जो है, ठीक है ना, बार बार जिस पे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और फिर भी वो रद्द नहीं हुई है, तो उसके बाद वो क्या बन गई है, वो लॉ बन गई है। तो इस तरह से लॉज बनते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद लास्ट में एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स किससे कहते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हम कहते हैं कि ये कंप्यूटेशनल और स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल है, किसका, कंप्यूटेशनल यानी कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है ना, और स्टेटिस्टिकल टेक्निक का इस्तेमाल है किसके लिए, बायोलॉजिकल डाटा की एनालिसिस के लिए, यानी आपके पास तजर्बात करने के बाद जो बायोलॉजिकल डाटा आता है या जो रिज़ल्ट आता है आपने उसको एनालाइज करना है, उसका तज्ज़िया करना है। तो उसका तज्ज़िया करने के लिए या आप कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे या आप स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, यानी उसको चार्ट्स की फॉर्म में अरेंज करेंगे या रेशियोज़ की फॉर्म में या परसेंटेज की फॉर्म में, जिस तरह भी, या आप उस डाटा को जो है वो स्टोर करेंगे कंप्यूटर में, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है, ठीक है। ये क्या है, ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है और इम्पोर्टेंट ब्रांच है, ठीक है। ये जो बायोलॉजिकल डाटा आपके पास आता है उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है ना, कंप्यूटेशनल और स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल को हम क्या कहते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो आपके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे थे, सिर्फ आज के लेक्चर में आपके शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं, इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन थ्योरी, थ्योरी किसे कहते हैं, इसका आंसर आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है, मैंने आपको आज पढ़ाया तो आपने इसका आंसर लिखना है विद एग्जांपल। लॉ किसे कहते हैं, लॉ किस तरह से बनते हैं, या इसकी जगह प्रिंसिपल भी आ सकता है, तो एक ही बात है, ठीक है। और थर्ड जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन। तो ये तीन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आज हमने पढ़े हैं, ये आप अपनी होमवर्क की नोटबुक में करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो डाटा ऑर्गेनाइजेशन पे होगा या डाटा एनालिसिस पे होगा, कि डाटा जो आता है बायोलॉजी में उसको हम ऑर्गेनाइज किस तरह से करते हैं और उसका तज्ज़िया किस तरह से करते हैं, उसकी एनालिसिस किस तरह से करते हैं।